अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल FM 90 न्यूज। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हमारे FM 90 हम सब की आवाज़। मुझे कहते हैं जावेद अख्तर। कैसे हैं जी आप? सबसे तबीयत ठीक है जी? यस, शो कॉल्ड सिटी टॉक विद जावेद अख्तर। आज के हमारे इस खूबसूरत से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है चीफ डाइटिशियन अलाइड अस्पताल फैसलाबाद से डॉक्टर सरैया इख्तियार साहिबानी। अस्सलाम वालेकुम जी मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत भी ठीक है जी माशाल्लाह। आपको आना आपका जी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं आपको हमारी तरफ से और FM 90 की पूरी टीम की तरफ से आपको कहते हैं शुक्रिया। थैंक यू। माशाल्लाह रमज़ान आ रहा है, डाइटिशियन के हवाला से जो है लोगों के जहन में ये बड़ी बात आती है कि रमज़ान में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा कॉन्शियस होते हैं कि अब सहरी में ज़रा डाइट जो है, क्योंकि उनके जहन में शायद ये बात आ जाती है कि जी अब जो है वो सारा दिन भूखे रहना है तो अभी खा लीजिए जो भी खाना है। तो मैं ये चाहूँगा कि एक आम इंसान को इस चीज़ में क्या समझ रखनी चाहिए, क्या चीज़ें उसको नोट करनी चाहिए। रमज़ान में एक आम इंसान जो है वो सहरी किस तरह से करे और उसे क्या जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा उसके लिए सहरी में लेना और अफ्तारी में लेना। इस पे मैम अगर आप थोड़ा सा हमारे सामीन को और देखने वालों को अगर बता दें तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। जी, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके चैनल के रेफरेंस से मैं लोगों तक वो चीज़ें शेयर करूँ जो मैंने अपनी 35 ईयर जो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ है इस प्रोफेशन में जो मैंने सीखा, मैं चाहूँगी कि वो मैं शेयर करूँ। और बाकी आपके इस चैनल को मैं देखती रहती हूँ माशाल्लाह, बड़ा इफेक्टिव, और हमें इंतज़ार भी होता है कि कभी आपका प्रोग्राम शुरू हो और हम आपको ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। अगली बात ये है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, आप सबको मुबारक हो। ये खुशकिस्मती होती है कि अल्लाह की ज़ात हमें मोहलत देती है कि हमें रमज़ान देखना नसीब होता है। और इस रमज़ान का जो मेरी नज़र में एक मकसद है और जो हमें सबक मिलता है वो देखिए, सबसे पहला तो ये कि सब्र सिखाया जाता है। तो जब सब्र सिखाया जाता है तो इसका मतलब ये कि हमारी ज़िंदगी के सारे मामलात में हमें अपनी रूह को, अपनी जिस्म को, अपनी तमाम मामलात को प्योरीफाई करना है। हमें जो पूरा दिन हम पूरी ज़िंदगी में जो मामलात कर रहे होते हैं, हमसे कुछ जान के कुछ अनजाने में जो गलतियाँ होती हैं, हम उससे जो है ना वो अल्लाह की ज़ात ने हमें ये मौका दिया होता है कि हम इसमें उसको बेहतर करें। तो अगर ग़िज़ा के हवाले से बात करें तो अब जिस तरह से भरमार हो चुकी हुई है, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ फूड चेन्स हैं, और उसकी इतनी अट्रैक्शन है कि लोगों को हम जितना भी समझाते जाएंगे ना, बड़ा मुश्किल होता है उनके जहन तक जाना। सिंपल बात करूँगी और वो बात करूँगी जो एप्लीकेबल हो। एक तो रमज़ान, ऊपर से इंतहा की महंगाई, ये सारी चीज़ों को लेके कैसे चलना है और हमें क्या कुछ करना चाहिए जिससे हमारी सेहत भी अच्छी रहे और हमारे माशी हालात को देखते हुए हम अपनी कुछ घरों में बचत कर सकें। जी ठीक। देखिए, सहरी हो या अफ्तारी हो, सबसे पहले तो ये कि एक दस्तरखान बिछता है हमारे घरों में, और ये बड़ा खुशकिस्मती वाले लम्हात होते हैं कि रमज़ान वाहद वो महीना होता है जिसमें एक ही टाइम पे एक टेबल पे या एक दस्तरखान पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं। वरना आम रूटीन में तो हर किसी का अपना टाइम होता है, नाश्ते का, लंच का, डिनर का। तो अब बात ये आ जाती है कि सहरी में क्या खाना है और अफ्तारी में क्या करना है। पहले तो ये कि आपको टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है। आप कुछ भी कर रहे हैं, अब हम जिससे भी बात करते हैं हर बंदा ये कहता है जी मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं ये बना सकूँ। ख़ास तौर पर ख़वातीन की बात कर रही हूँ। तो फिर होता क्या है कि वो प्रोसेस्ड फूड की तरफ, फ्रीज़र में अगर आप जाएँ ना आज मुख्तलिफ मॉल्स पे, तो आप देखेंगे कि शॉपिंग क्या हो रही है, ग्रॉसरी क्या हो रही है। रमज़ान की तैयारी है और रमज़ान हमें सब्र सिखाता है। रमज़ान की तैयारी है कि हमने अपनी बॉडी को प्योरीफाई करना है, अपने स्टमक को सही करना है, अपने लिवर को डिटॉक्स करना है। मगर आप जाके ज़रा देखिएगा कि हो क्या रहा है कि ट्रॉलीज़ में कोल्ड ड्रिंक्स बड़े बड़े क्रेट रखे जा रहे हैं, डिब्बे वाले जूस रखे जा रहे हैं और प्रोसेस्ड चीज़ें रखी जा रही हैं। हर चीज़ को वो पैकिंग में लोग ले रहे हैं। इवन कि मैंने ये भी देखा है कि अब समोसे भी पैकिंग में आ रहे हैं कि आप जाके ख़रीदें, फ्राइज़ भी खुद नहीं काटनी। तो सबसे पहले तो ये करें कि अपनी ग्रॉसरी से स्टार्ट करें, अपने किचन से स्टार्ट करें कि किचन को नेचुरल चीज़ों पे लेके आएँ, सादा चीज़ों पे लेके आएँ। और जहाँ तक बात हुई अब सहरी की, तो सहरी में क्या करना है, पहले तो ये कि जो सहरी में पकाना है उसका रात ही को बंदोबस्त करें।
जी ठीक है। अगर आप रात को कुछ और बातों में लगे रहते हैं, जैसे कि आजकल हमारे यहाँ लेट नाइट में भी लोग नेट पे बैठे रहते हैं, तो कोशिश करें कम से कम ये महीना आप रात को कटिंग करें सब्जियों की, जो भी आपने बनाना है रात ही को तैयारी रखें, ताकि सुबह सहरी में उठ के आपको अफरा तफरी ना हो, और आपके लिए ऐसा ना हो कि आप अफरा तफरी में जो मिला आप खा लें। अच्छा, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जी सहरी है तो रात जागते रहते हैं और सारी रात भी खाते रहते हैं, फिर सहरी खा के उसके बाद उन्होंने सो जाना है या अपने वर्किंग जो भी काम करने हैं। जी बिल्कुल, इस पे जी अभी हम जो है वो मैम को दोबारा से जहमत देंगे, लेकिन अभी के लिए आपके और हमारे दरमियान एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। जाइए कहीं भी नहीं, इसी तरह सुनते रहिए हमारा FM 90 हम सब की आवाज। वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं हमारा FM 90 हम सब की आवाज, शो कॉल्ड सिटी टॉक विद जावेद अख्तर। सो आज हमारे दरमियान स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरैया इख्तियार साहिबा। अभी हम बात कर रहे थे कमर्शियल ब्रेक पे जाने से पहले कि सहरी में जो है हमें क्या लेना चाहिए और अफ्तारी में हमें क्या लेना चाहिए। जी मैम, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे प्लीज। देखिए, मैं बात सहरी की कर रही थी, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो पब्लिक है ना, उनका एक इशू होता है कि वो खाना खाते हैं, उन्हें लगता है कि बस सारा दिन गुजारना है तो हम पराठे खा लें, हम बड़ी हैवी चीज़ें खा लें ताकि हमारा सारा दिन अच्छा गुजर जाए। तो स्टमक जो है ना, एक छोटा सा पाउच है, उसकी खास कैपेसिटी है। अल्लाह ने वैसे भी हमारे जिस्म में इतने रिजर्व्स रखे हैं कि अगर आप प्रोटीन, कार्ब एंड फैट कम भी ले लेंगे ना तो आपका गुजारा हो जाएगा। तो करना ये चाहिए कि आप सहरी के टाइम पे चपाती ज़रूर खाएं, बेशक छोटे साइज़ की लें, और आटा अगर मल्टीग्रेन हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। साथ में ये कि मक्खन या देसी घी या जैतून का तेल रोटी के ऊपर ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या इशू होता है कि रमज़ान के दौरान में कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती है, इस तरह के मसाइल होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये लोगों को सजेस्ट करूँगी कि सहरी में जो सालन इस्तेमाल करें ना, कोशिश करें कि वो शोरबे वाला हो। ड्राई मसाले वाला या तेज़ नमक मिर्च वाला सालन मत इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, आपको बर्निंग होगी, सारा दिन आपको भारीपन रहेगा और इस तरह के मसाइल होंगे। अगली बात ये कि रोटी सालन के साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो दही है और दूध का इस्तेमाल है। हमारे यहाँ लोग सिर्फ चाय पे फोकस रखते हैं। मैंने देखा कई लोग चाय पराठा खा लेते हैं कि चले जी इसी से रोज़ा रख लेते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपकी खुराक में हेल्दी चीज़ें हों जिसमें न्यूट्रिएंट आपको पूरे मिलें। आपने रोटी लेनी है, साथ में थोड़ा सा सालन लेना है, और उसके साथ आपने पुदीने की चटनी, जो एक कॉमन मैं हर किसी को बताती होती हूँ कि खुदारा ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी राइज़क छूट सकती है, आपके मैदे की मेडिसिन छूट सकती हैं। तो पुदीने की चटनी ज़रूर बनाएं। कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हम आपको वो सारी चीज़ें गाइड करेंगे। ये बना के आप रख लें फ्रिज में, और दही के अंदर वो डाल के उसके साथ रोटी खाएं। अगर दही नहीं खाना पसंद करते तो लस्सी ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे वो दूध की हो चाहे वो दूसरी लस्सी हो। इससे क्या होगा कि आपका खाना आपको अच्छा सा हजम भी होगा, और आपकी वो जो सारा दिन एक प्यास वाली कंडीशन होती है थोड़ा सा, उससे भी आप बाहर निकल आएंगे। और जो एसिडिटी होती है, अगर आपने गोश्त खाया है या अंडा खाया जो कि प्रोटीन है, उसने एसिडिटी करनी है, तो उससे क्या होगा कि आप दूध, दही, इस तरह की चीज़ जब इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम अल्कलाइन डाइट कहते हैं। तो अल्कलाइन डाइट जब आपके स्टमक में जाएगी तो आपकी जो एसिडिटी है, तेज़ाबियत है, उसको ख़त्म करेगी। इस तरह से आपने ये करना है। अगली बात ये है कि खाने के फ़ौरन बाद जब आप साथ खाना खा रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, साथ ही अपने चाय का कप रखा होता है। देखिए, ये इतनी हमारी एडिक्शन हो गई है ना चाय की, कि इसको अब अगर हम लोगों को कहते हैं कि आप कम पिएं या थोड़ी पिएं तो उनका माइंड नहीं बनता। तो उसका तरीक़ेकार फिर यही है कि आप इसकी मिकदार बहुत कम लें। और किस तरह से लें कि दूध का एक कप लें, उसमें आप बादियान का फूल होता है उसको उबाल लें या फिर उसको पीस लें, दालचीनी पाउडर ऐड कर लें, थोड़ी सी हल्दी की चुटकी डाल लें, वो आपको चाय वाला जायका आएगा। आपको चाय भी मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी, और आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी। ये भी तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप खाने के बाद, सहरी के बाद, आप चाय की बजाय ग्रीन टी ले लें। और अगर ग्रीन टी लेनी है तो बेस्ट ऑप्शन जो हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस रिकमेंड करते हैं वो मोरिंगा टी होती है। मोरिंगा टी एक कहवा है, पत्ते होते हैं नेचुरल, जिसमें रिच सोर्स ऑफ आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होती है। तो होता क्या है कि आपका खाना भी हजम हो जाता है, और इसी तरह से आपको कैल्शियम और आयरन भी आपकी बॉडी में चली जाती है। ये एक बेहतरीन तरीका है कि आप इस तरीके से आप रोज़ा रखें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सारा दिन आपका बड़ा फ्रेश गुजरेगा। अगली थोड़ी सी टिप देना चाहूँगी कि देखिए, सहरी में लोग ना सैलड नहीं खाते और ना ही खाया जाता है सुबह सुबह। तो सैलड का एक सब्स्टिट्यूट होता है कि फ्रूट्स, जैसे आजकल सीजन है, आप स्ट्रॉबेरी काट के आप उसको खाने के साथ रखें। तो वो सहरी में आप थोड़ा सा फ्रूट ज़रूर लें।
जी ठीक। उससे क्या होता है कि एक तो फाइबर भी मिल जाता है, फिर खाना भी हजम हो जाता है, और रोटी कम खाई जाती है, और फ्रूट और सैलड से आपका ज्यादा पेट भरता है। जी ठीक। तो मैंने देखा कि कभी सहरी में लोग सैलड भी नहीं रखते और फ्रूट भी नहीं रखते। सो ये एक अच्छी सजेशन होगी कि आपको विटामिन्स की कमी नहीं होगी, क्योंकि आमतौर पे हमारे यहाँ लोगों को रमज़ान के दौरान आप समझ लें कि एक तो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ उन्हें आयरन और कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है। और वो क्यों होती है कि वो जैसे दूध सोडा बहुत यूज़ करना शुरू कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बड़ा शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। सो हमें अपनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा अहमियत देनी है। मैक्रो न्यूट्रन जैसे प्रोटीन, कार्ब और फैट है ना, वो तो हम जितना भी खा लेंगे ना, थोड़ा भी खा लेंगे तो हमारा गुजारा हो जाएगा। अगर आपको आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, पोटाशियम की कमी है, तो होगा क्या कि रोज़ा खोलते वक्त आप बिल्कुल निढाल हुए होंगे, आपको इतनी ज़्यादा कमज़ोरी होगी, आपसे बात नहीं हो रही होगी, आपकी बाकी एक्टिविटी पूरी नहीं होगी। सो अपनी मल्टीविटामिन की तरफ आएँ थ्रू डाइट, आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करें और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करें। जी गुड हो गया। चलिए मैम, ये तो लोगों के लिए आसानियां हम लोग जो है इस तरह से पैदा करते जाएंगे, लेकिन मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपने तलीमी सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया और फिर इसी फील्ड को ही क्यों चुना, और इसी में आप साथ ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे जानने में, मेरे इल्म में ये है कि डाइटिशियन के हवाला से किसी भी एक हॉस्पिटल में जो है वो सिर्फ एक ही सीट जो है वो मौजूद होती है। अब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो आप स्टूडेंट जितने भी आपके पास भी मैंने देखा माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, आप उनको क्या गाइड करती हैं, कैसे बताती हैं कि फ़र्ज़ कीजिए, अब देखिए जो भी जिस भी फील्ड में आता है, एक बड़ी ओपन सी बात है, उसने उसी में से कमाना भी है, अपना सिलसिला भी उसका उसी में से चल रहा है। अगर देखा जाए तो किसी भी हॉस्पिटल में सीट तो इस शोबे की सिर्फ एक ही है, तो बच्चियों और बच्चों के जहन में ये बात भी आती है कि अब हम क्या करेंगे, सर्वाइव कैसे करेंगे, तो उसको भी थोड़ा सा जरा इसी में देखिए 1987 की बात है, आज से 35 इयर्स पहले कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कोई डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट भी हो। जी ठीक। उस दौर में भी ये सिंगल सीट ही थी, और ट्रेजेडी वाली बात है कि आज भी सिंगल ही सीट है। 35 साल के बाद गवर्नमेंट ने कोई इजाफा नहीं किया कि डाइटिशियंस की ये जो पोस्ट होती है इसको थोड़ा इंक्रीज करें, क्योंकि मेरे ख्याल में तो सेहत है उसका ज़्यादा कंसर्न ग़िज़ा के साथ होता है। अच्छा जी, 87 में ये था कि मैं अपनी स्टडीज़ ऐसी कंप्लीट की हैं, मेरी अपॉइंटमेंट हो गई अलाइड में, लेकिन मैंने इस चीज़ को ऐसे लिया कि ये मेरा एक सिर्फ पैशन नहीं था, प्रोफेशन नहीं था, एक पैशन भी था। तो 2-3 साल मैंने जॉब करने के बाद फिर मेरी सिलेक्शन होगी, मैं इस्लामाबाद पीम्स चली गई, वहाँ से मैंने पढ़ा, यानी फर्दर समझ लें कि मैं थ्रू आउट साथ स्टडी भी करती रही और साथ पढ़ाती भी रही। जी ठीक। इसी तरह से मैं 2000 में ऑस्ट्रेलिया चली गई, वहाँ से मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, वहाँ से पढ़ के वहाँ का जाना मेरे लिए एक बड़ा डिफरेंट सीन था, क्योंकि यहाँ लाइड में जो था ना, वो डाइट डिपार्टमेंट का एक जो रोल है, जो आपने भी देखा है कि हमारे डिपार्टमेंट से खाना बनता है और पूरे हॉस्पिटल के एडमिटेड लोगों को खाना जाता है जी। तो 2000 से पहले तक तो ऐसे ही था कि आई वाज वर्किंग लाइक अ होटल मैनेजर, के मरीजों को खाना भिजवाना, या कुछ कभी कभार कोई डॉक्टर्स आ जाते थे अपनी डाइट प्रिस्क्रिप्शन के लिए, लेकिन इतना फोकस नहीं था क्लिनिकल प्रैक्टिस का। जब मैं बाहर गई ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जाके मैं रॉयल वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मेरी प्रैक्टिस थी और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी। वहाँ मुझे लगा कि डाइटिशियन की तो अहमियत ही बहुत है। हर मरीज के साथ जब डॉक्टर राउंड करता था तो साथ डाइटिशियन होती थी, वहीं पे असेसमेंट होनी, वहीं पे बताना कि इस बीमारी में ये ग़िज़ा देनी है, इस बीमारी में ये क्लिनिकल प्रैक्टिस मैंने वहाँ से सीखी जी ठीक। जब मैं वहाँ से सीख के वापस आई तो मैं एक एम लेके कि मैंने पाकिस्तान में लोगों को ट्रीट करना है थ्रू डाइट। फिर मैंने यहाँ ये स्टार्ट करवाया और मैंने बताया कि जी मैं ये काम कर सकती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आना शुरू हुए। इससे पहले ये होता था कि हमारे पास डिग्री होती थी, आपको भी पता है कि BS ऑनर और MSc और MPhil एक डिग्री है जिसमें थ्योरी होती है, तो प्रैक्टिस नहीं थी जी ठीक। बच्चियाँ डिग्री लेके घरों में बैठ जाती थी। तो मैंने आके फिर जब ये क्लिनिकल काम, ये एक स्किल है एक्चुअली, जो मैं लोगों को स्टूडेंट्स को दे रही, एक स्किल है। थ्योरी एक अलहदा चीज़ है, स्किल एक अलहदा चीज़ है। हालांकि स्किल होती तो थ्योरी बेस्ड ही है, लेकिन विदाउट स्किल आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। सो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम सिखाना शुरू किया, ये एक हाउस जॉब की तरह ही होता है। तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आना शुरू हुए, करते करते फैसलाबाद से बाहर, इवन के पाकिस्तान में अब गिलगित से, इस्लामाबाद से जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं वो मेरे पास अलाइड में आते हैं, तो हम उन्हें क्लिनिकल काम सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 60 बैचेस को जी मैं ये काम सिखा चुकी हूँ। गुड माशाल्लाह।
और वो बच्चियां इतनी स्किल ले लेती हैं कि वो अपनी क्लिनिक बना के कहीं भी प्राइवेटली वो बैठती हैं। देखिए गवर्नमेंट ने तो जॉब नहीं दी उनकी, और ना ही मुझे कोई लगता है कि जो हालात जा रहे हैं हमारे करंटली मुल्क के कोई ग़िज़ा के बारे में या कोई न्यूट्रिशनिस्ट के बारे में सीटें क्रिएट करेगी। हमारी तो काउंसिल ही नहीं बनी आज तक, न्यूट्रिशन की काउंसिल नहीं है। देखें डॉक्टर्स की काउंसिल है, नर्सिस की काउंसिल है, तो डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट की कोई कौमी लेवल पे काउंसिल नहीं है जी। ठीक, काउंसिल बनेगी तो फिर जाके शायद कोई हो, लेकिन राइट नाउ हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को सिखाएं कि किस मरीज को किस बीमारी में आपने क्या ग़िज़ा देनी है जी। ठीक, और आपने भी देखा होगा कि लाइन में जो लोग एडमिट होते हैं उसमें हर तरह के मरीज होते हैं, और मैं हर तरह के मरीजों को प्लान देती हूँ अकॉर्डिंग टू देयर नीड। इवन के जो बेहोश हैं, वेंटिलेटर पे हैं जी बिल्कुल, और एनजी उनको खुराक वाली नाली लगी हुई है, उनका मैं प्लान डिज़ाइन करती हूँ कि ये बेहोश हैं। उनकी रिपोर्ट्स को देखते हुए, उनकी आउटपुट को देखते हुए मैं लिख के देती हूँ कि इस मरीज़ को ये चीज़ देनी है। ये एक बहुत बड़ा फ़न है, और ये न्यूट्रिशन एक इतना अहम टॉपिक है कि जिसको मेरा ख्याल है स्कूल लेवल पे भी पढ़ाना चाहिए, कॉलेजेस में भी पढ़ाना चाहिए। ये वो सब्जेक्ट है जिसको कंपलसरी होना चाहिए जी। ठीक, इवन के हमारे डॉक्टर्स को भी कोई उनकी सिलेबस में ये टॉपिक शामिल नहीं है। चलिए वेल हो गया जी, इस पे मजीद हम गुफ्तगू करेंगे। आप सुन रहे हैं हमारा FM 90 हम सब की आवाज़। आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, लेकिन कमर्शियल ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर डॉक्टर साहबा से बात करना चाहते हैं या आप इन तक को मैसेज पहुँचवाना चाहते हैं तो आपके लिए नंबर है 0337-484-9090। अभी के लिए एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जाएंगे, जाइए कहीं भी नहीं, इसी तरह सुनते रहिए हमारा FM 90 हम सब की आवाज़। वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं हमारे FM 90 हम सब की आवाज़, शो कॉल्ड सिटी टॉक विद जावेद अख्तर। डॉक्टर सुरैया इख्तियार जी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का ये सिलसिला जो है मज़ीद आगे लेके चलेंगे। मैम, जैसा कि अब बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो शुगर के पेशेंट हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश है बीइंग अ मुस्लिम कि वो रोज़ा रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। तो मैं ये चाहूँगा कि आप उनको खुद से ज़रा गाइड कर दीजिए कि वो सहरी में क्या ऐसा खाएं कि अपनी बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि वो दिन में डिस्टर्ब ना हो और उनके लिए रोज़ा रखना जो है वो आसानी हो जाए उसमें। देखिए शुगर तो बहुत कॉमन है आजकल, तो इसको मैनेज किया जा सकता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि शुगर वाले लोग रोज़ा ना रखें, लेकिन देखना पड़ता है कि किसी की कंडीशन क्या है। अच्छा, अगली बात ये है कि शुगर के मरीज़ों हों या दूसरे हों, हमने ये देखना होता है कि आपकी खुराक में एक तो डायरेक्ट मीठा होता है ना, जिसे हम चीनी कहते हैं, कि उसका यूज़ कितना है, मीठी चीज़ों का यूज़ कितना है। तो वो तो अल्टीमेटली उनके जहन में ऑलरेडी होता है कि हमने मीठा नहीं खाना। एक तरफ वो मीठा नहीं खा रहे होते, साथ में वो ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जो जिनका मीठा नज़र नहीं आता। जैसे हम बात करते हैं, जैसे बेकरी की चीज़ें हो गई, जैसे सफ़ेद आटा, मैदा जिसे हम कहते हैं। मैदा जो है ना, वो समझ लें कि एक चीनी ही की तरह की चीज़ है। जब आप मैदे से बनी हुई रोटी खाएंगे या नान खाएंगे या चावल ज़्यादा खाएंगे, इट मीन्स कि आप कार्ब, नेट कार्ब जिसे हम कहते हैं, वो आप ज़्यादा खा रहे हैं, और वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज को एलिवेट करता है। तो कोशिश ये करें कि रोटी जो है ना, वो मैं पहले बता चुकी हूँ कि मल्टीग्रेन आटा, आप खुद आटा घर में बनाएं, यानी खुद पिसवाएं, जिसमें आप गंदम ले लें, थोड़ी सी उसमें अलसी डाल लें, थोड़े से उसमें जौ डाल लें, और चने जो होते हैं काले चने वो ले लें। इन सबको ग्राइंड करके उसका आटा अगर आप बनाएंगे ना, तो वो हाई फाइबर आटा बन जाएगा। उसकी रोटी खाने से आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, आपकी शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। अगली बात ये है कि आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि जी अगर शुगर होगी तो मीठी चीज़ें छोड़ देनी है। अल्लाह ने हमारी बॉडी में ना ऐसा सिस्टम रखा है कि वो चीज़ों को अडॉप्ट करता है। तो आप ये जो खजूर होती है ना, चाहे कोई डायबिटिक भी है तो 1-2 खजूर ले लेनी चाहिए एट द टाइम ऑफ अफ्तारी, इसलिए कि अगर हम अपने पेनक्रियास को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि हमने नेचुरल मीठा भी नहीं देना, तो फिर वो आदी हो जाता है आर्टिफिशियल चीज़ों का। तो ये चीज़ें सजेस्ट करती हूँ मैं। और अगली बात ये कि आप अपनी खुराक में हल्दी और दारचीनी पाउडर का इस्तेमाल रखें। अपनी चाय में, अपने जो आप दूध इस्तेमाल कर रहे हैं या ग्रीन टी ले रहे हैं, उससे आपकी शुगर बड़ी कंट्रोल रहती है। ठीक है जी, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको सिर्फ डिटेल अगर गाइडलाइन लेनी है तो आप हमारे पास तशरीफ ला सकते हैं, मज़ीद आपको अच्छा सा बताएंगे। जी, गुड हो गया। और अभी तो खैर रमज़ान मुबारक है, लेकिन एक इंसान जो है उसको नाश्ते में ऐसा क्या लेना चाहिए कि उसकी स्किन भी जो है वो ग्लो करती रहे मज़ीद? इसके बारे में भी अगर कोई लोगों के लिए आपके पास टिप है तो वो लाजमी शेयर कर दीजिए। देखिए, चेहरे की जो ग्लो है ना, वो हमेशा पानी की इंटेक से होती है। हमारे यहाँ पब्लिक में मैंने देखा कि पानी बहुत कम पीते हैं,
तो जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी हमारी स्किन मॉइस्चर रहेगी। अगली बात जो मैं पहले कह चुकी हूँ कि आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपके चेहरे को ख़राब करती है, तो कोशिश करें कि अपना जो है ना टेस्ट करवाएं और देखें कि आयरन की कहीं कमी तो नहीं जा रही। तो आप ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिसमें आयरन ज़्यादा, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें आयरन बहुत अच्छी होती है। इसी तरह से काले चने में आयरन अच्छी होती है, फलों में होती है, आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा रखें। और दूसरा ये है कि जो मैं एक मशवरा देती होती हूँ सारे लोगों का, बल्कि मैं ख़ुद भी यही करती हूँ कि आप अपने चेहरे की रंगत को फेयर करने के लिए ना कोई क्रीम इस्तेमाल ना करें, कोई ऐसी बाज़ार की चीज़ इस्तेमाल ना करें। सिंपल ये करें कि जो फल खा रहे हैं ना उसे हाथ में मैश करके चेहरे पे लगा लें। आप स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं ना, उसको हाथ में मैश करें, चेहरे पे मास्क की तरह लगाएं, हल्का हल्का रब करें और चेहरे को धो लें। इसी तरह से आप ऑरेंज है, लेमन है, उसके छिलके को पेस्ट बना के चेहरे पे लगाएं तो आपके चेहरे पे अल्टीमेटली ग्लो आएगी इंशाल्लाह। जी ठीक है, अब इसी सिलसिले को मजीद मैं आपको थोड़ा तंग करता रहूँगा सवालात की शक्ल में। अच्छा मैं ये चाहूँगा कि देखिए बीमारी अल्लाह पाक की जानिब से, जी बिल्कुल, इसका एक हल तो है कि आप मेडिकली उसको ट्रीट कर लें, मेडिसिन ले लें, जो भी डॉक्टर आपको बताते हैं उस हवाले से। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे अब लोग जो हैं वो किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी वजह से जो है और ब्लड प्रेशर की मर्ज में जो है वो मुब्तला है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग ख़ास तौर पे रोज़े में, रोज़े की सहरी में उनको क्या लेना चाहिए कि उनको दिन भर आसानी रह सके? अच्छा जी, सबसे पहले तो कोई भी मामला हो ना तो उसकी काज को देखते हैं। जी ठीक। ब्लड प्रेशर के लोगों की हमें काज देखनी होती है कि क्या काज है, क्या स्ट्रेस है, स्ट्रेस है तो उसको दूर करें, नींद पूरी करें। जी मोस्टली जो है अब जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं स्ट्रेस ही चल रहा है। अगली बात ये कि ब्लड प्रेशर के लोगों को भी सारा दिन मेडिसिन पे डाल दिया जाता है और वो उन्हें आदत हो जाती है कि मेडिसिन खाएंगे तो बीपी नॉर्मल होगा। तो क्यों नहीं आप ऐसी खुराक की तरफ आते जिससे आपका बीपी नॉर्मल हो। अल्लाह ने हर चीज का इलाज हमारे इर्द गिर्द ही रखा है, उसको सिर्फ तलाश करना पड़ता है। जी सही है। ये जो फल होते हैं ना उसमें पोटाशियम बहुत अच्छी होती है, तो पोटाशियम हमेशा ब्लड प्रेशर को लो करती है, नॉर्मल करती है। जी ठीक। अगर किसी को लगता है कि बीपी बहुत हाई रहता है तो उसे चाहिए रोजाना 2 केले खा ले, उसमें अच्छी पोटाशियम है। फ्रेश जूसेस बना के पिए, पानी की इंटेक ज्यादा करें। और एक टिप दे रही हूँ, आज आप उसको आजमा के देख लें कि एक शीरी जिश के नाम की छोटे छोटे ना वो जैसे किशमिश होती है, इस तरह की ना एक ड्राई फ्रूट है शीरी जिश के नाम से, ये गिलगित से आता है फ्रूट, तो इसको ड्राई करके उन्होंने ना ये होता है, आप इसको ले लें, 2-3 चम्मच लेके अच्छा सा धो के इसको पानी एक गिलास लें, उसमें डाल के इसको ब्लेंड कर लें, ये रेड सा जूस बन जाएगा। जी ठीक है। उसमें आपने कुछ भी नहीं डालना, ना चीनी डालनी ना नमक डालना। ये गिलास आप सुबह पी लें, गिलास शाम पी लें, इसने आपके लीवर को डिटॉक्स करना है और आपके बीपी को नॉर्मल करना शुरू कर देना। जी ये आप करके देखें और मुझे फिर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत इसके रिजल्ट्स देखती हूँ। तो ब्लड प्रेशर के लिए ये होता है कि आप फ्रूट फल ज़्यादा खाएं और इसके साथ साथ आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। जी ठीक है। अभी बात कर लेते हैं हमारे फिर से स्टूडेंट्स की, चूँकि आप मैंने तो आपको वहाँ पे पर्सनली विजिट भी किया हुआ है, मैंने देखा हुआ कि आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप ज़रा, चूँकि जो फील्ड में बच्चे और बच्चियाँ आना चाहते हैं वो तो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि देखिए अगर आपको किसी सरकारी हॉस्पिटल में उस तरह से जॉब अवेलेबल नहीं होती, लेकिन आप जो है वो बड़ी आसानी के साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं प्राइवेटली। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए हमारे सुनने वालों को भी कि आपके पास अभी तक कितने स्टूडेंट हैं वहाँ पे? मैं पहले शायद जिक्र कर चुकी हूँ, 60 बैजेस आपने कर दी। अभी करंटली 40-30 इतने आते जाते रहते हैं, यानी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ बैजेस आते हैं। समटाइम ये 30 भी होते हैं, 40 भी होते हैं, समटाइम 10 भी, डिपेंड्स के वो वहाँ से, क्योंकि ये उनकी डिग्री की रिक्वायरमेंट है। फाइनल सेमेस्टर जो होता है ना, न्यूट्रिशन डायटेटिक्स या होम इकोनॉमिक्स या फूड टेक्नोलॉजी, उनका हमारे हॉस्पिटल में ही होता है या किसी भी हॉस्पिटल में, यानी उन्होंने प्रैक्टिस करनी है। तो ये जब तक वो नहीं करेंगे उनको डिग्री नहीं मिलती। सही, जिसे हम इंटर्नशिप जी बिल्कुल इसी तरह से। ओके जी, अब मेरे सिर्फ ये पूछने का मकसद ये था कि जो अभी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको थोड़ी सी मज़ीद गाइडलाइन मिल जाएगी कि इस पे अगर थोड़ा सा और मज़ीद इस सिलसिले को आगे लेके चले तो ये फील्ड ऐसी है कि उस तरह से इसको पजीराई जिसे कह लें कि गवर्नमेंट की जानिब से नहीं है। जैसा कि ये बड़ा एक अलमिया है कि किसी भी एक हॉस्पिटल में सिर्फ एक सीट है, ठीक है, हालांकि पेशेंट वहाँ पे कितने ज़्यादा होते हैं। वही आप वाली बात कि जो पेशेंट वहाँ पे है वो उसकी कंडीशन कोई भी है, लेकिन उसको मेडिसिन के साथ साथ जो है वो खुराक ज़रूरत है, तो वो एक जिसे कह लें
काबिल डाइटिशियन जो है वही बता सकता है कि इसको अब इस हालत में क्या लेना चाहिए या क्या नहीं लेना चाहिए। तो बहुत सारे लोग, मैं थोड़ा सा, हमारे जैसा एक कल्चर है यहाँ पे, हम फ़ोन उठाते हैं, ठीक है, अपनी डाइटिशियन को जो है या अपने डाइटिशियन को जो है एक व्हाट्सएप करते हैं, एक मैसेज करते हैं, हमें ज़रा एक डाइट प्लान जो है वो भेज दीजिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को ये भी थोड़ा ज़रा पता लग जाए कि ये चीज़ें बिल्कुल फ्री में नहीं मिलती, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल पे, फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे अपने लिए डाइट प्लान नहीं मांग सकते। उसका एक रीज़न मैं ये समझता हूँ कि जब तक आपका डॉक्टर जो है आपको देख नहीं लेता, आपके साथ बातें नहीं कर लेता, चूंकि आपको ऑब्जर्व करना होता है डॉक्टर ने कि इसकी कंडीशन अब क्या चल रही है। आप बेशक आपको लग रहा है कि आप हट्टे कट्टे हैं, आप बिल्कुल माशाल्लाह सेहतमंद है, लेकिन डाइट के लिए ज़रूरी है कि एक डॉक्टर को पता होना चाहिए कि आपके अंदर असल में चल क्या रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस हवाले से थोड़ा सा ज़रा बता दीजिए लोगों को कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह से करते हैं कोशिश कि ठीक है जी हमें डाइट प्लान दे दीजिए, और अगर कभी डॉक्टर उनको विजिट करने के बुलवाता भी है तो उनके जहन में शायद ये आ जाता है कि जी अच्छा हूँ इन्हों भी फीस देनी है, क्यों देनी है, ठीक है। तो ये वाली सारी बातें जो है हम इस पे मैं चाहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा ज़रा गाइड कर दीजिएगा, ताकि लोगों के जहन में ये एक बात आ जाए कि आपने अपनी सेहत को अगर बरकरार रखना है, टैबलेट वगैरह से, मेडिसिन वगैरह से बहुत हद तक अगर अपनी जान छुड़वानी है तो आपको अपनी डाइट पे जो है वो तवज्जो देनी पड़ेगी। जिस तरह आप कभी बीमार होते हैं तो आप अपने किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे जाके आप बाकायदा फ़ी जमा करवाते हैं, फिर आपको वो मेडिसिन जो है वो लिख के दी जाती हैं, फिर आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके, फार्मेसी से जाके परचेज करते हैं, तो अपनी सेहत के लिए करते हैं। अब इसी तरह जब आप डाइट प्लान ले रहे होंगे या डाइटिशियन से जो है वो आप बातचीत कर रहे होंगे, जो भी आपको रिकमेंड किया जाएगा आप उसकी भी फ़ी देंगे, आप उसी सेंस में आइएगा। लेकिन इस पे हम बात करेंगे, आपका जवाब जो है, आपका कमेंट जो है, इस पे मैं एक ब्रेक के बाद आगे लूँगा। सो जाइए कहीं भी नहीं, इसी तरह सुनते रहिए हमारा FM 90 हम सब की आवाज़। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं हमारा FM 90 हम सब की आवाज़, शो कॉल्ड सिटी टॉक विद जावेद अख्तर। आज हमारी मेहमान हैं डॉक्टर सरैया इख्तियार। हम बात कर रहे थे डाइटिशियन के हवाला से कि लोग उनको क्यों, मतलब जो है वो समझ रहे होते हैं कि चलो अब मुफ्ते में ही सर जाए, ये वाला सिलसिला। तो मैम इसके बारे में थोड़ा कुछ ऐसे वाकयात भी आपके साथ लाजमी पेश आए होंगे जो अभी तक ज़हन में रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ ज़रा इस पे आज खुल के बात करते हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। देखिए जिस तरह से दूसरे प्रोफेशन है ना, तो इस तरह से ये भी एक बाकायदा प्रोफेशन है जी, ठीक। हम लोग डिग्री होल्डर है, हमारा एक एक्सपीरियंस है, लेकिन हमारी जो कौम है ना वो ये समझती है कि शायद ये मसला ही कोई नहीं है, यूट्यूब चैनल से देखेंगे तो अपना इलाज कर लेंगे। अब हो ये रहा है कि जितने भी हमारे को जानने वाले होते हैं, हमारे सर्कल में जितने लोग होते हैं, उसमें से काफ़ी सारे लोग जो इवन के खुद भी डॉक्टर तरह की प्रोफेशन में होते हैं, तो वो हमें कहते हैं ये मैडम मेरी ना मिसेस बहुत मोटी है, तो बराए मेहरबानी एक डाइट प्लान तो सेंड कर दें। इसी तरह से जी मेरे अब्बू को शुगर है तो एक डाइट प्लान तो सेंड कर दें। अब जब हम उन्हें जवाब दें तो हम क्या जवाब दें कि मैंने नहीं सेंड करना, उन्होंने गुस्सा कर लेना। अगर मैं डॉक्टर को कहूँ, किसी सर्जन को कि डॉक्टर साहब एक मरीज भेज रही हूँ, जरा इसका ऑपरेशन तो कर दें, करेगा? कभी नहीं करेगा। देखिए हर चीज की एक अंडरस्टैंडिंग होती है। जब तक आप मरीज को समझते नहीं है, जिसे हम असेसमेंट करते हैं ना, हमारी ट्रीटमेंट के भी कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने असेसमेंट करनी है, जानना है कि मरीज के मैटर्स क्या हैं, उसकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो उसकी टाइमिंग क्या है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। ये सब कुछ समझने के बाद फिर हमने प्लान डिजाइन करना है, और फिर हमने ये भी देखना है कि जो लिख के दे रही हूँ क्या ये कर भी सकेगा कि नहीं कर सकेगा जी, ठीक। ये एक लंबी कहानी है और इसके साथ एक ट्रेनिंग होती है जी, जिसे हम काउंसलिंग कहते हैं। अब अगर मैं खाली प्लान लिख के दे दूं तो साथ में रेसिपी ना बताऊं, साथ में कुकिंग का तरीका ना बताऊं, तो मेरा ख्याल फिर भी फायदा नहीं होना। बिल्कुल। सो लोग ये नहीं समझ रहे कि ये एक ऐसी अहम बात है कि आप अगर डाइटिशियन के पास जाएंगे तो बैठ के जो एक बात होती है, या अगर आपने ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट लेनी है तो आपको हमने ज़्यादा टाइम लगाना है, हमारा टाइम लगना है उसके ऊपर। बिल्कुल। तो आप ऑनलाइन अगर फीस जमा करवाएंगे या हमारे क्लिनिक पे आके फीस देंगे तो आप यकीन करें वो फीस इतनी की पूरी होती है कि समटाइम हम पूरी फैमिली को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले आते हैं जी। सही है। अभी तक लोगों का, काफी सारे लोगों का माइंड यही होता है कि जी प्लान हमें व्हाट्सएप कर दें या ऐसे कर दें, लेकिन मैं आपके इस चैनल के थ्रू, जैसे आपने ऑलरेडी सारी बात कर दी है कि फ्री के काम की पहले तो वैल्यू ही नहीं होती। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। जब हम प्लान भेज देते हैं, कुछ देर के बाद पता करें ओ जी याद नहीं रहा, टाइम नहीं मिला, दिस एंड दैट। जिसने फी पे की होगी वो बड़ा स्ट्रिक्टली उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा और फिर वो रिजल्ट भी देता है।
जी सही है। सो यही है कि जैसे आप डॉक्टर को पे करते हैं, बाकी प्रोफेशन के वकील के पास जाते हैं, हम तो वकील की तरह काम करते हैं। अभी एक पेशेंट मेरा 45 मिनट मेरे से लेता है, तो 45 मिनट को थोड़ा टाइम तो नहीं होता जब मैं एक मरीज की काउंसलिंग भी करूंगी, साइकोलॉजिकली भी मैंने उसको देखना है। सो मैं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से स्टूडेंट्स को भी ये कहूँगी और बाकी लोगों को भी कहूँगी कि अपने प्रोफेशन को सिर्फ प्रोफेशन मत समझें, पैशनेट होकर काम करें। अब अगर एक डाइटिशियन है वो खाली डिग्री लेके कहे जी मैं प्रैक्टिस कर लूँगी, तो वो काफ़ी नहीं होती। जी सही है। आपको अपनी स्टडीज़, अपने तजर्बे और एडिशंस करनी चाहिए क्वालिफिकेशन में। जैसा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में आके मैंने एक स्टडीज़ की हर्बल मेडिसिन की, इसकी 4 ईयर की डिग्री मेरे पास है हर्बल मेडिसिन की, मैंने वो भी की। मैंने सरीना से शेफ़ का डिप्लोमा भी किया। ठीक है कि लोग बड़ा हंसते हैं कि जी आप ये क्यों करती हैं। मैंने कहा मैं अगर ये नहीं करूँगी तो मुझे मरीज़ को हैंडल कैसे करना आएगा, मैं कैसे बताऊँगी कि ये जो डिश तैयार करनी है इसको कैसे तैयार करना है ताकि इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो, देखने में भी अच्छी लगे और इसकी ग़िज़ाइयत ज़ाया ना हो। जी सही है। सो मैं यही मशवरा दूँगी डाइटिशियंस को और स्टूडेंट्स को कि वो अपने काम में कामयाब होने के लिए अपने प्रोफेशन में सारी रेलेवेंट चीज़ों में लर्निंग करें, स्किल करें, ताकि उन्हें कमांड हो अपने प्रोफेशन के ऊपर और लोगों को हर हवाले से वो फैसिलिटेट करें। जी सही हो गया। अभी टाइम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कम बच गया है जी हमारे आज के इस शो का। मैं ये चाहूँगा कि मैम आप अपने सुनने वालों को मशवरा देना चाहें या अपने कोई दिल की बात इनसे करना चाहें। फिर एंड में मेरे पास एक सवाल होगा इसके बाद आपके पास। देखिए मशवरे तो बंदा बहुत सारे देता है, लेकिन बात वही करनी चाहिए जो हकीकत बेस होती है। जी हमारे यहाँ जो मैं फील करती हूँ ना, लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। जी ठीक अगर है। किसी के पास कोई इल्म है ना तो उसको छुपाता है, तो कहता है जी ये मेरा राज है और इसे मैं कब्र में ही ले जाऊँ, जैसे कि पहले लोग करते होते थे। लेकिन मैं सबसे ये कहूँगी कि अगर अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है, अल्लाह ने आपको इस मर्तबे तक पहुँचाया कि आप किसी को फ़ायदा दे सकते हैं, तो कोशिश करें कि जो आपके पास इल्म है ना वो लोगों तक पहुँचाएं, उसको छुपाएं मत। ये मत करें कि अच्छा जी मैंने अपना ये फार्मूला नहीं किसी को देना, मैंने अपनी ये चीज़ नहीं बतानी। बांट दे जो कुछ आपके पास है, चाहे खाना पड़ा हुआ है तो उसको बांटें, चाहे इल्म है तो उसको बांटें। मैं तो कहती हूँ कि आपकी अलमारी में जो कपड़े पड़े हुए वो भी बांटें। बांटने वाली बात की तरफ आए, क्योंकि जो आप आज देंगे वो आखिरत के लिए आपके पास जमा होगा। गुड। चलें जी, लास्ट में मैं आपसे एक सवाल है मेरा, मैं सारे लोगों के लिए ये पूछना चाहूँगा कि सुबह जब एक आम इंसान की आंख खुलती है उसको उस टाइम क्या खाना चाहिए, दोपहर में क्या खाना चाहिए और रात सोने से पहले उसको क्या खाना चाहिए, पाकिस्तान और ख़ास तौर पे फैसलाबाद के माहौल को देखते हुए? देखिए जब हम सुबह सो के उठते हैं ना तो इसका मतलब ये कि 8 से 10 घंटे आप सोए हैं या 6 घंटे आप सोए हैं। इंसान जब सोता भी होता है ना तो उसका सिस्टम चल रहा होता है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और बॉडी के मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि अंदर हीट पैदा हो रही है। जी ठीक। 8-9 घंटे या 6-7 घंटे आपने कुछ नहीं खाया, अब जब सुबह उठेंगे तो आपको ना कुछ ड्राइनेस सी फील होगी, तो बेहतर ये होता है कि आप नीम गर्म पानी जो है ना सुबह उठ के 1 कप पी लें। जी ठीक है। या आप ग्रीन टी पी लें या दूध नीम गर्म 1 कप पी लें, उससे आपको एक इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है। और साथ में मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप अगर नाश्ता कर रहे हैं ना तो नाश्ते में ये मत करें कि या तो बिल्कुल ही खाए बगैर लोग चले जाते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। आप सादा सा जो घर में अवेलेबल हो, रोटी, सालन और जो भी चीज़ हो वो आप ज़रूर लें। जी ठीक। तो इसी तरह से दोपहर में या रात में सारा दिन जहन में ये रखें कि खाना भी है, भूखा नहीं रहना, मगर वो चीज़ें खानी है जो नुकसान नहीं देती। मैंने देखा लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उन्हें कुछ नहीं समझ आई, वो बेकरी पे चले जाते हैं, होटल पे चले जाते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी में वो चीज़ें रखें। अब रोज़ा खुलना है, आपने बेकरी पे चले जाना, होटल पे चले जाना, आप फ्रूट क्यों नहीं गाड़ी में रखते? इसी तरह से आपके पास हर्बल चीज़ें होती हैं, जैसे आज मैं स्पेशली लाई हूँ आपके लिए, ये गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। एलोवेरा का जूस है जिसमें एलोवेरा है और इसमें स्ट्रॉबेरी है। जी ठीक आप है। इसको गाड़ी में रखें, आप इसको ऑफिस में रखें, 1 गिलास पानी लें, उसमें 3 चम्मच इसके डालें, साथ चिया सीड डालें, तो आपको पूरा एक मील मिल जाएगा, इसमें इतना फाइबर आ जाएगा। जी ठीक है। आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक की तरफ नहीं जाएंगे। आमतौर पे मैंने देखा लोग 7 अप से खोल रहे होते हैं रोज़ा, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक दूध सोडे के साथ रोज़ा खोल रहे होते हैं। सो ये चीज़ें करें और अपने खानों में सैलड, सलाद, फल, इन चीज़ों का ज़्यादा रखें। अफ्तारी करनी है तो आप एकदम से सारा कुछ मत खा लें,
इसमें भी थोड़े स्टेप्स होने चाहिए जी ठीक। जैसे अजान होती है, अजान के फौरन बाद आपने 1 कप दूध या लस्सी साथ 2 खजूरें ले लें। आप सत्तू भी ले सकते हैं, आप दूध में चिया सीड भी डाल सकते हैं, बड़ी वैरायटी है। अगर मेरे पास आए तो मैं बहुत सारी आपको ऑप्शंस दूंगी। खशखाश और बादाम और चारे मगज की भी वो जैसे बनाते होते दूधी टाइप वो भी ले सकते हैं। 2 खजूरें और साथ 1 गिलास कोई भी ड्रिंक। उसके बाद आपने नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपने क्या करना है कि दही बड़े या फ्रूट सैलड या जो भी घर में कोई चीज़ है वो खाएं। फिर आपने नमाज इशा पढ़नी है, तो उससे पहले या बाद में आप आधी रोटी या 1 रोटी ज़रूर खाएं। कुछ लोग नहीं खा पाते, अगर नहीं खा पाते तो आप थोड़ा सा कोई शामी कबाब ले लें, साथ सैलड ले लें, ठीक है। वो जो हम ये करते हैं कि अजान हुई तो 10-12 चीज़ें सामने रखी हुई हैं, हाँ जी। ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो। उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता है, इशा की नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता है। मैदे पे एकदम से जो खाली होता है वो एकदम से भर जाता है, डंपिंग हो जाती है और इनडाइजेशन होती है, एसिडिटी हो जाती है। सो स्टेप्स के साथ थोड़ा थोड़ा जो है ना सारा कुछ आप अफ्तारी में खाएं, एकदम से मत खाएं। जी बहुत शुक्रिया जी। होप सो कि आप लोगों को आज का ये शो सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, ख़ासतौर पे अपनी सेहत के हवाले से। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप आए, आपने टाइम निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे और आप तमाम लोग भी इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। चूँकि आपके इल्म में नहीं होता या आप इग्नोर करते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए कितने अहम हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि रब तआला की ज़ात आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे। भूलिएगा मत, आप हमें YouTube पे सब्सक्राइब भी करेंगे FM 90 न्यूज़ के नाम से। ये आज वाला शो जो है आपको देखने को भी मिलेगा। अगर आप इसको रिपीट में देखना चाहते हैं तो आप FM 90 न्यूज़ जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैम आपके आने का अगेन बहुत शुक्रिया। आप तमाम सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में फिर हाजिर होऊंगा। याद रखिएगा अपनी नेक दुआओं में। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल FM 90 न्यूज़।